नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि संपत्ति का अंतरण कैसे होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के क्या मोड्स हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का बहुत अधिक महत्व होता है और संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होती रहती है। ये एक नितांत आवश्यक सत्य है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जब भी हम प्रॉपर्टी के विषय में बात कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाना समय की उपयोगिता भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हाउ टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को कैसे हस्तांतरित या अंतरित करना है। यानी अगर एक व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। दोस्तों, चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस पर मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है। अगर आप सब वो वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को कैसे हस्तांतरित करना है। किसी एक व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी है तो दूसरे व्यक्ति के नाम पर वही प्रॉपर्टी कैसे आएगी। इसके 4 मोड्स हैं। पहला है सेल डीड यानी बैनामे के माध्यम से, दूसरा है गिफ्ट डीड यानी दान विलेख के माध्यम से, तीसरा है मॉर्गेज डीड यानी बंधक विलेख के माध्यम से, और चौथा है विरासत या वसीयत या विल के माध्यम से। दोस्तों, सपोज मान लीजिए अगर हमने कोई ज़मीन खरीदी है या कोई घर खरीदा है, तो अगर हम उसे अपने किसी मित्र के नाम करना चाहते हैं या किसी को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें सेल डीड यानी बैनामा के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसे हम चाहते हैं उसके नाम वो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और सेल डीड में वो सभी बातें मेंशंस होती हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी से बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन है और किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत अधिक सेवा की है, या हम ऐसा फील करते हैं कि हम अगर अपनी प्रॉपर्टी चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, हम फला व्यक्ति को देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं और उसके बदले में हम कोई कंसिडरेशन नहीं चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में दोस्तों हम वो संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसे देना चाहते हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए हमें पैसों की आवश्यकता है और हमें लोन चाहिए या हम किसी से ब्याज पर पैसा उठा रहे हैं, तो हम अपनी जो प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए घर ही है या कोई दुकान है या कोई ऑफिस है या जेवर है, अगर हम उसे किसी सुनार के यहाँ, बैंकर के यहाँ या किसी ऐसे साहूकार के यहाँ रखते हैं तो हम उसे बंधक कर रहे होते हैं। हमारे और उसके बीच एक बंधक विलेख तैयार होता है, मॉर्गेज डीड, जिसके माध्यम से हम अपनी उस संपत्ति का मालिक उसे बना देते हैं कुछ समय के लिए। उसे कहते हैं मॉर्गेज डीड, यानी हमने अपनी संपत्ति उसे बंधक रख दी और उसके बदले में उससे वो लोन पर पैसा ले लिया, वो मॉर्गेज डीड है। अब बात करते हैं विरासत की यानी वसीयत की। दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें ये आभास है कि हाँ, हम कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, या हमें ये लगता है कि भाई अगर हम मर गए तो हमारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, हमारे बेटी, बेटा, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप, जो भी रिश्तेदार हैं जिन्हें हम बांटना चाहते हैं, तो हम मरने से पहले, हमारी मृत्यु होने से पहले कभी भी हम अपनी वसीयत बना सकते हैं और उस वसीयत में, उस विल में ये लिख सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किसको देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये 4 मोड होते हैं। इसके साथ साथ एक और मोड है जो बहुत कम और रेयर यूज़ होता है, जिसे कहते हैं लीज डीड, यानी किसी को आप अपनी ज़मीन पट्टे पर दें।
तो वो आपके और उसके बीच एक पट्टे का एग्रीमेंट होता है, यानी लीज डीड होती है, और वो थोड़े समय के लिए होती है, बाद में उसे रिन्यूअल कराया जाता है। मेन तौर पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को अंतरित करने के यही 4 मोड हैं। पहला सेल डीड, दूसरा गिफ्ट डीड, तीसरा मॉर्गेज डीड और चौथा विल डीड। यहाँ पर एक बात और बता देना बहुत अधिक ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी संपत्ति का हस्तांतरण इन 4 मोड यानी सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड या विल डीड या लीज डीड जिस भी माध्यम से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके इन सभी डीड्स या एग्रीमेंट्स को कानूनी अमली जामा पहनाना भी ज़रूरी है। कैसे होगा? उसका तरीका यह है कि जब आप अपनी ज़मीन किसी को बेचते हैं या संपत्ति सेल डीड के माध्यम से बेचते हैं, तो वो सेल डीड आप जाकर के रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड कराएंगे। इसी प्रकार अगर आप गिफ्ट डीड यानी किसी को दान के माध्यम से अपनी संपत्ति दे रहे हैं, तो आप अपनी उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मॉर्गेज डीड भी रजिस्टर्ड कराई जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस से। इसी प्रकार से अगर आपने कोई वसीयत मरने के पहले बनाई है, तो उसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्टर्ड ज़रूर करा लें। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि अगर मान लीजिए आपने अपनी संपत्ति को दूसरे के नाम हस्तांतरण किया, तो वो अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स या रजिस्टर्ड डीड्स नहीं हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना यानी इसका पालन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सभी डीड्स के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए इनका रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबा कर रखें ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हों और आपका विधिक ज्ञान यूं ही बढ़ता जाए। धन्यवाद दोस्तों।